हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी। तो देखिए इस चैप्टर के चार सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है। और इसके साथ इसके बाद दूसरा सेक्शन है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की विशेषताएं। और उसके बाद इसका तीसरा सेक्शन है कि डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, वाई डेमोक्रेसी। ठीक है। और उसके बाद से ये वाई डेमोक्रेसी, और उसके बाद से जो इसका लास्ट सेक्शन है, जो इसका चौथा सेक्शन है, वो है ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर को हम चार वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं इसके पहले सेक्शन की, कि डेमोक्रेसी का जो एक एक जो इंट्रोडक्शन है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, उसको हम इसमें शुरुआत करते हैं। तो देखिए एक ओवरव्यू लेते हैं इस चैप्टर का कि बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो इससे जो क्वेश्चंस आने होते हैं एग्जाम में वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए ओवरव्यू को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर्स। तो इनका पहला प्रश्न ये है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट आर इट्स फीचर्स, इसकी विशेषताएं क्या हैं। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग of the terms involved in this definition. The aim here is to understand clearly the bare minimum features of democratic form of government. After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from non-democratic government. Towards the end of this chapter, we step beyond this minimal objective and introduce a broader idea of democracy. तो देखिए ये इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि हम डेमोक्रेसी के फीचर्स को समझें और डेमोक्रेसी को डिफाइन करने में जो जो टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं उन टर्म्स को समझें, उनकी डिफिनेशन भी समझें, क्योंकि डेमोक्रेसी को डिफाइन करने में कई तरह के टर्म्स आते हैं, हम उनको समझें। और एक जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में जो जो अंतर होते हैं उसको समझें। और जब इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर के लास्ट पार्ट में हम डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर मीनिंग को भी समझेंगे, ब्रॉडर आइडिया डेमोक्रेसी का क्या है। ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इन द वर्ल्ड टुडे। It is expanding to more countries, but why is it so? What makes it better than other forms of government? That is the second big question that we take up in this chapter. तो आप देखिए डेमोक्रेसी, अगर आप लोग अवेयर होंगे आज के संसार में, आज की दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं पॉलिटिकल वर्ल्ड में, तो आपको ये लगता होगा कि हर सरकार अपने आप को ये बताना चाहती है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं। तो और आज के समय में अधिकांश देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है। जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे अस्थिरता है, वहाँ पे कई प्रकार की समस्याएं हैं जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो वर्तमान विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक सरकार की जो व्यवस्था का जो रूप है वो सबसे लोकप्रिय व्यवस्था है, वो डेमोक्रेसी है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं, इसको हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो एक बार इस ओवरव्यू के जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखिएगा आप कि हमें क्या क्या पढ़ना है। डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी को डिफाइन करने वाले जो टर्म्स होते हैं उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसको चाहे तो आप नोट्स ले लें। ठीक है। तो इसमें आपको 4 पॉइंट्स अब आप नोट कर सकते हैं कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। और जो टर्म्स डिफाइन करते हैं डेमोक्रेसी के, द मीनिंग ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व टू डिफाइन डेमोक्रेसी। और उसके बाद द डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड व्हाट मेक्स डेमोक्रेसी अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस चैप्टर में वो इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड होंगे। तो आगे चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पहला सेक्शन है इस चैप्टर का वो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो इस टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने अपने पिछले क्लासेस में डेमोक्रेसी के जो गवर्नमेंट के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग
of democracy so far, mentioning a few examples, write down some common features of democratic governments and non-democratic governments. तो देखिए, आपने ये पढ़ा होगा कि एक जो सरकार की व्यवस्था होती है, वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो जो शासक होते हैं, वो जनता द्वारा चुने गए होते हैं और दूसरे जो जनता द्वारा नहीं चुने गए होते हैं। अब देखिए, जनता द्वारा जो चुने गए होते हैं, तो अगर आप गाँव के व्यक्ति हैं, आपने देखा होगा कि गाँव में एक पंचायत होती है, ठीक है? तो पंचायत के जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली गाँव के लोगों द्वारा चुने होते हैं, 5 व्यक्ति जो होते हैं और उनमें 5 में से एक प्रमुख व्यक्ति होता है। तो ये जो सबसे सबसे निचले स्तर की ग्रास रूट लेवल की जो एक डेमोक्रेसी है, वो आपको पंचायत में दिखती है। अब आप देखेंगे कि अ, क्या होता है कि कुछ ऐसे कुछ ऐसे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जिसमें जो शासक होते हैं वो डायरेक्टली जनता द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं। उसमें कोई व्यक्ति राजा हो सकता है, वो परंपरा से ही राजा होगा, ठीक है? दैट पर्सन विल बी किंग बाय ट्रेडिशन, क्योंकि उनके पिता राजा थे और किसी कारण से 100 साल 200 साल पहले वो राजा बने थे, पर उनका जो वंशज है वो क्रमशः राजा बन रहा है। एक तरह की आपको और सरकार मिलेगी जिसमें राजा तो नहीं होगा, पर किसी अन्य व्यक्ति ने, या तो वो सेना का सेनापति है, अथवा वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही लीडर है, पर वो बहुत ही अधिक प्रभावशाली हुआ और जब वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना, तो उसके बाद उसने संसद को या पुराने कानून को भंग करके सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली और लोगों को सरकार चुनने का अधिकार खत्म कर दिया। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो शासन करने वाले लोग हैं वो जनता द्वारा चुने हुए हैं, और जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म है वो जनता द्वारा नहीं चुने हुए हैं, या तो उन्होंने शासन पे कब्जा किया हुआ है, या वो परंपरा से ही राजा हैं, राजाओं के वंशज हैं, इस कारण से शासक हैं। ठीक है, तो हम कुछ अंतर की बात करते हैं जैसा कि यहाँ पे कहा गया है। देखिए, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें इलेक्शंस आर हेल्ड पीरियोडिकली एंड इन फ्री एंड फेयर मैनर इन डेमो ठीक है, तो जब जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं उनमें इलेक्शन पीरियोडिकली, यानी कि समय समय पर इलेक्शन होते रहते हैं, क्योंकि अगर एक ही बार इलेक्शन हो और अगले 100-200 साल और किसी निश्चित समय के लिए नहीं छोड़ के बहुत लंबे समय तक ही रहे कि एक बार चुन लिए गए अनंत काल तक रहेंगे, तो वो तो फिर डेमोक्रेसी ही नहीं रह गई। क्योंकि जब तक जनता के पास ऐसा अधिकार नहीं रहेगा कि जिनको शासक बनाया गया और उनको हटा दिया जाए, तो फिर शासक चुनने का कोई लाभ ही नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एक फीचर होता है डेमोक्रेसी का, उसमें लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। ठीक है, और लोगों को, हाँ, एक जो पॉइंट हमने ये चर्चा की कि चुनने का अधिकार तो है पर उन्हें हटाने का भी अधिकार है, क्योंकि अब भारत का उदाहरण लीजिए, एक उदाहरण इन्होंने कहा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री का उदाहरण लीजिए, तो भारत का उदाहरण लीजिए। प्रत्येक 5 वर्ष पे चुनाव होते हैं, ठीक है, जनता अपने सांसदों को चुनती है, उन सांसदों का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। अगले 5 वर्ष बाद फिर चुनाव होंगे, और अगर इस बार किसी दूसरी पार्टी के व्यक्ति को अधिक सांसदों को जनता ने चुना तो दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा। इन्हीं 5 वर्षों के दौरान भी जो संसद होती है उसमें यदि सरकार को प्रधानमंत्री के को बनाने वाली जो पार्टी है, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री है, उसको पर्याप्त बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो उसकी सरकार गिर जाएगी। इसलिए डेमोक्रेसी में सरकार जन समर्थन पर आधारित है, जनता के समर्थन पर आधारित है। जो नॉन डेमोक्रेटिक होते हैं उसमें लोगों को अपने शासकों को चुनने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, और उसमें चुनाव भी अगर होते हैं तो वो बहुत चोरी चकारी से कराए जाते हैं। जो जनता होती है उसके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं होती है। दे डू नॉट हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड इवन दे हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दे कैनॉट गो बियॉन्ड द सेट लाइन बाय द रूलिंग पार्टी और द रूलिंग पार्टी के अलावा भी अगर रूलिंग हुंटा है, अगर गवर्नमेंट रूल करने वाले जनरल्स हैं सेना के, तो उनके पॉलिटिकल पार्टी भी रूल करने वाली हो सकती है और जनरल्स भी हो सकते हैं। तो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। चीन का उदाहरण लीजिए, वहाँ पे केवल एक पॉलिटिकल पार्टी का शासन है। अब चीन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक है जब तक कि आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पक्ष में बोलते हैं। यदि उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है।
उसी पार्टी के लोगों को ही चुनना होता है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में नहीं होते हैं। तो भारत में आप 5 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री को रिप्लेस कर लेते हैं, पर चीन में ऐसा नहीं होता है। भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, दोनों दो अलग अलग पार्टियों के प्रधानमंत्री थे। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो आप देखते हैं कि पार्टियां बदलती रहती हैं, सत्ता में एक ही दल नहीं रहता है डेमोक्रेसी में। परंतु जब यह बात आती है डिक्टेटरशिप की, अब चीन में क्या है, डिक्टेटरशिप है, वन पार्टी डिक्टेटरशिप है। तो वहाँ पे क्या है कि उनका एक ही पार्टी के व्यक्ति को आपको चुनना है, और वो व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक रहता है, जब तक किसी उथल पुथल द्वारा वो चेंज नहीं होता है। उसी तरह से एक उदाहरण हम देते हैं आपको 1999 में। 1999 से पहले पाकिस्तान में भी एक लोकतांत्रिक सरकार थी कुछ समय के लिए, हालांकि उनके यहाँ उथल पुथल चलती रहती है। पर 1999 में पाकिस्तान के एक मिलिट्री जनरल परवेज मुशर्रफ ने वहाँ के प्रधानमंत्री का तख्ता पलट करके कब्जा कर लिया सत्ता पे। तो जब तक परवेज मुशर्रफ का शासक रहा तो पाकिस्तान को हम क्या कहेंगे कि डिक्टेटरशिप है। परवेज मुशर्रफ कोई राजा का लड़का तो था नहीं, उसने तो सत्ता पे कब्जा किया था। तो ये जो फॉर्म है इंडिविजुअल डिक्टेटरशिप हो गया परवेज मुशर्रफ। चाइना का जो एग्जाम्पल है वो हो गया वन पार्टी डिक्टेटरशिप, ठीक है। और इसी तरह से म्यांमार का लेंगे तो म्यांमार में क्या होता है कि उन्होंने काफ़ी लंबे समय से उनके यहाँ मिलिट्री जनरल्स का कब्जा रहा, तो उनका भी हो गया एक तरह से मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो गया। तो परवेज मुशर्रफ का भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप, म्यांमार में भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप, चाइना में वन पार्टी डिक्टेटरशिप, वो भी मिलिट्री के बल पे ही चलता है। भारत में आप देखेंगे, भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, तो भारत में डेमोक्रेसी है। इसी प्रकार से आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो है अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वहाँ भी हर 4 वर्ष पे प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं। इसी तरह से कनाडा, ब्रिटेन, तो इन देशों में डेमोक्रेसी है, जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, जहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो मुख्य अंतर आपको यही मिलेंगे कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो जनता होती है वो अपने शासकों को इलेक्ट करती है, उनको रिप्लेस भी कर सकती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, इलेक्शन पीरियोडिकली होते हैं यानी समय समय पे होते रहते हैं, और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेमोक्रेटिक का हो गया। नॉन डेमोक्रेटिक जो है फॉर्म, उसमें क्या होता है कि शासक जनता द्वारा चुना हुआ नहीं होता है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती है, ठीक है। तो ये इनमें ये अंतर हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब डेमोक्रेसी को डिफाइन कैसे करें। तो एक बड़ा ही अच्छा कन्वर्जेशन दिया गया है आपकी इस टेक्स्ट बुक में। एक विद्यार्थी है, उसका नाम है मैरी। तो वो पूछती है अपने टीचर से, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, फर्स्ट वी स्पेंड time discussing democracy, then we want to find out the meaning of democracy. I mean, logically, shouldn't we have approached it the other way around? Shouldn't the meaning have come first and then the example? तो कहती है कि मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आ रहा है कि पहले हम डेमोक्रेसी पे चर्चा कर ले रहे हैं, उसके बाद डेमोक्रेसी को डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले मीनिंग आए और उसके बाद एग्जाम्पल आए। तो उसकी मैम उसे समझा रही हैं। देखो, इस पे आपको प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि डेमोक्रेसी को समझने के लिए एग्जाम्पल की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो अब इनके मैम इनका आंसर दे रहे हैं कि आई कैन सी योर पॉइंट, बट that is how we reason in everyday life. We use words like pen, rain, and love. Do we wait to have a definition of these words before we use them? Come to think of it, do we have clear definition of these words? It is only by using a word that we understand its meaning. तो वो कहती हैं कि बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, परंतु उनका डेफिनेशन हम नहीं जानते, उनका प्रयोग करने से ही हमको उनके बारे में पता होता है, ठीक है। तो अब आगे मेरी एक प्रश्न पूछती है, बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन। अब देखो, ये अपने आप में ही एक प्रश्न है, ठीक है। ये आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से सोचना है, तो एक प्रश्न है, ठीक है, कि वाई डू वी नीड टू डिफाइन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अब आगे इसको आंसर करती हैं, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ अ वर्ड। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट। तो उन्होंने कहा कि हम डेफिनेशन तभी करते हैं जब उस वर्ड के यूज में हमको डिफिकल्टी आती है। अगर हमको वर्षा में
का परिभाषा देनी है तो फुहारें पड़ना या बादल फटना, इनसे उसका अंतर करना पड़ेगा। तो बेसिक फंडा ये है कि हमको डेमोक्रेसी को नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिफ्रेंशिएट करना है। हमको इसलिए डेमोक्रेसी को डिफाइन करना है कि ये नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अंतर हो सके, इसीलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको इसको ये अगर आप नोट करें, इसको याद करें कि वी नीड टू डिफाइन डेमोक्रेसी बिकॉज वी वांट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो हिंदी के लोग हैं उन लोग इसको नोट करें कि हमें लोकतंत्र की परिभाषा इसलिए करनी चाहिए, इसलिए करनी पड़ती है कि इसे हम गैर लोकतांत्रिक सरकारों से इसके अंतर दिखा सकें। ठीक है, अब आगे एक और विद्यार्थी है, उसका नाम है रिबियांग। ये पूछते हैं, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन? द अदर डे the other day you quoted Abraham Lincoln to the other day you quoted Abraham Lincoln to us. Democracy is government of the people, by the people, and for the people. We in Meghalaya always ruled ourselves. That is accepted to everyone. Why do you need to change that? तो इन्होंने कहा कि आपने अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा बताई। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो एक गवर्नमेंट है जनता द्वारा, ठीक है, जनता के द्वारा और जनता के लिए। तो वो कहते हैं कि हम मेघालय में हैं, हमारे ट्राइब्स होते हैं, हम लोग ऐसे ही सेल्फ रूल करते रहे हैं, स्वयं पे स्वयं शासन करते रहे हैं, तो अब एक नई डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों है? तो इसका दूसरा पक्ष वो टीचर रख रही हैं। आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल। मैं नहीं कहती हूँ कि हमें इसे बदलना चाहिए, मुझे भी ये परिभाषा अच्छी लगती है, बट वी डोंट नो if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accepts it. तो इनके कहने का मतलब है कि कोई परिभाषा पहले से चली आ रही है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने कही है, इसी कारण से आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे जब तक कि आप उसके विभिन्न पक्षों को नहीं समझेंगे। You cannot accept a definition because it was said by some very famous personality. You have to study the various aspects related to it. ठीक है, तो एक अलग दूसरे स्टूडेंट ने पूछा कि मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग? We don't need to look for any definition. I read somewhere that the word democracy comes from a Greek word demokrasia. In Greek, demos means people and krasia means rule. So democracy is ruled by the people. This is the correct meaning. Where is the need to debate? तो उनका कहना है कि हमने पढ़ा है कि there is a Greek word democracia and in Greek language demos means people and krasia means rule. तो इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि ये जनता का शासन है, तो अलग से हमें किसी और परिभाषा की आवश्यकता ही क्यों है? तो इसका भी देखिए, इसका भी एक उत्तर वो बताती हैं कि कोई भी शब्द होता है वो अपने उसी रूप में, उसी अर्थ में हमेशा प्रयोग नहीं होता है। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो उसको लोग कहते थे कि ये बेसिकली यूज होगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए या लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज होगा। पर आज देखिए कंप्यूटर एनिमेशन के लिए यूज हो रहा है, ग्राफिक्स के लिए यूज हो रहा है। तो अब कंप्यूटर की वो परिभाषा, वो पुरानी परिभाषाएं नहीं चलेंगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। इसलिए जो पुराने शब्द होते हैं उनके अर्थ समय के साथ साथ उनके पुराने अर्थों में ही प्रयोग उन्हें नहीं किया जा सकता, उनके उनके लिए नई परिभाषाएं गढ़नी पड़ती हैं। तो इसका कंक्लूजन वो लड़की कह रही है, मैम सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट द मैटर आवरसेल्व्स। वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन। तो उन्होंने कहा कि देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम किसी अन्य व्यक्ति की बात को मान के रट के कर लें। ठीक है, हमें खुद से समझना पड़ेगा और खुद से इसकी परिभाषा सोचनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है, ये जो है ये आगे हम पढ़ेंगे अब डेमोक्रेसी के सिंपल डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो अब let us get back to our discussion on the similarities and differences among governments that are called democracies. ठीक है, one simple factor common to all democracy is the government is chosen by people.
We could thus start with simple definition. Democracy is a form of government which the rulers are elected by people. ठीक है, तो डेमोक्रेसी में हमने पहले भी हमने चर्चा की है इस चैप्टर की शुरुआत में भी, कि प्रायः बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जो डेमोक्रेटिक नहीं है, फिर भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते रहते हैं। या आप जब थोड़ा सा आप पॉलिटिकल साइंस का आगे अध्ययन करेंगे, या फिर जो वर्तमान पॉलिटिकल सिनेरियो है विश्व का, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, अखबार पढ़ेंगे और न्यूज़ देखेंगे, तो आप प्रायः देखेंगे कि ऐसी सरकारें भी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, वो अपने आप को डेमोक्रेटिक बताने की कोशिश करती हैं, भले ही वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो। जैसे चाइना की हमने अभी चर्चा की कि उनके यहाँ वन पार्टी डिक्टेटरशिप है, पर वो बार बार अपने आप अखबारों में यही दिखाते हैं, अपनी मीडिया में ही दिखाते हैं कि वे हैव ग्रेट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, हमारे यहाँ बड़े ही महान लोकतांत्रिक मूल्य हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोगों को जो चाहिए कर रहे हैं। पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके यहाँ जो शासक हैं वो जनता द्वारा चुने ही नहीं गए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने बताया डेमोक्रेसी का, वो ये है कि द रूलर्स मस्ट बी चोजन बाय द पीपल। ठीक है, तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग डेमोक्रेसी का याद रखेंगे कि रूलर्स जो हैं वो जनता द्वारा ही इलेक्टेड होंगे। ठीक है, अब कुछ आगे के एग्जांपल हैं। दिस इज यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए अच्छी बात है ये, क्योंकि आगे इसका विस्तार आप समझेंगे। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी from forms of government that are clearly not democratic. The army rulers of Myanmar were not elected by the people. Those who happened to be in control of the army became rulers of the country. People had to say in this decision. People had no say in this decision. Dictators like Pinochet, Chile are not elected by the people. This also applies to monarchies. The kings of Saudi Arabia rulers are not. This also applies to monarchies. The kings of Saudi Arabia rule not not because the people have chosen them, not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into a royal family. This simple definition is not adequate. It reminds us that democracy is people's rule, but if we use this definition in unthinking manner, we would be ending up calling almost every government that holds an election a democracy. That would be very misleading. As we shall find out in chapter 3, every government in contemporary world wants to be called democracy, even if it is not so. That is why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretends to be a democracy. We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of democratic governments. तो इन्होंने 3-4 एग्जाम्पल दिए हमें, कहा कि म्यांमार की जो डिक्टेटर्स हैं वो मिलिट्री के लोग हैं, उन लोग जनता द्वारा इलेक्टेड नहीं हैं। चिली के डिक्टेटर थे पिनोशेट, वो भी जनता द्वारा इलेक्टेड नहीं थे। सऊदी अरेबिया रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, दे आर मोनार्क, they have got to rule Saudi Arabia because they have got this monarchy in their tradition। ठीक है, तो अगर हम खाली आगे ये एक बात हमें और पता समझने की कही जाती है कि अगर हम केवल ये माने कि अगर लोगों द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट होने मात्र से हम डेमोक्रेसी मान लें, तो ये बहुत मिसलीडिंग होगा, क्योंकि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, पर वास्तव में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं, और वो दिखाना चाहते हैं बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट्स की बहुत डेमोक्रेटिक है। जैसे हमने बात की चाइना की, वैसे ही वो दिखाना चाहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है, पर एक्चुअली डेमोक्रेटिक नहीं है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो ये दिखाना चाहते हैं कि, जैसे रूस की आप बात करें, अब रूस में एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति काफ़ी समय से हैं, और वो उनकी मीडिया ऐसे ही दिखाना चाहती है कि उनके यहाँ ग्रेट डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उनके यहाँ इलेक्शंस होते रहते हैं। पर भैया इलेक्शन होके ही क्या करेंगे जब एक ही व्यक्ति को ही डिक्टेटर होना है। तो इस चैप्टर से हमने कुछ चीज़ें समझी हैं, वो ये है कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में कुछ बेसिक अंतर होते हैं, और वो अंतर ये होते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन पीरियोडिकली होते हैं, यानी कि समय समय पे होते हैं। जनता के पास अधिकार होता है कि जिन्हें वो नहीं चाहे उन्हें हटा सके, वोट उनको पर्याप्त संख्या में वोट नहीं प्राप्त हो हट जाएं। जनता के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। और जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, वहाँ पे
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती है और शासकों को हटाने का अधिकार जनता के पास नहीं होता है। तो एक आपको बेसिक आइडिया यहाँ से मिलता है, आपको डेमोक्रेसी के फीचर्स, बेसिक फीचर्स यहाँ से मिलते हैं। अब आपको डेमोक्रेसी की परिभाषा क्यों करनी है, इसके बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा है। आपको इसलिए डेमोक्रेसी की परिभाषा करनी होती है, डेमोक्रेसी को डिफाइन इसलिए करना होता है कि बहुत सारी नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, बहुत सारी डिक्टेटरशिप्स, वन पार्टी डिक्टेटरशिप्स, उन लोग अपने आप को डेमोक्रेसी कह के डेमोक्रेसी प्रिटेंड करते हैं। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए डेमोक्रेसी को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए डेमोक्रेसी को डिफाइन करने में जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनको भी अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर्स को इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, इसके पॉइंट्स नोट करिए, इसमें अगर कोई कमियां हैं तो वो भी बताइए, और इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी मुझसे पूछिए। इस चैप्टर के अगले सेक्शन पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने सुझाव कमेंट्स में दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल सब्सक्राइब भी करें, और आप जितने सुझाव देंगे, जितने प्रश्न पूछेंगे, उसके हिसाब से ही मैं अगली वीडियो को तैयार करूंगा। थैंक यू वेरी मच।